बचपन के वो दिन और हम। बचपन के दिन भी क्या दिन थे। तब दिल नहीं सिर्फ खिलौना टूटा करता था। अब तो एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं होता। और तब जी भरकर रोया करते थे। अगर किसी भी इंसान को उसकी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा टेंशन फ्री दिनों के बारे में याद करने को कहा जाए तो यकीनन 100 में से 99 लोग अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे। बचपन में हमने किसी को भी किसी बात की टेंशन नहीं थी। ना पैसा कमाने की, ना रिलेशन मेंटेन करने की, और ना ही किसी को खुश रखने की परवाह थी। हम सभी का बचपन पूरी तरह से अपने पेरेंट्स के हाथों में सिक्योर होता था। लेकिन जैसे ही हम बड़े हुए और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लायक हुए कि ज़माने भर की टेंशन से भरी हुई बातें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती जाती हैं। बचपन में जहाँ हमें अपने आसपास की पूरी दुनिया बहुत ही सिंपल और इजी नजर आती है, बड़े होने पर अचानक ही वो बड़ी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट दिखाई देने लगती है। क्यों होता है ऐसा? क्या वाकई हमारे आसपास की दुनिया और हमारे आसपास के लोग जैसे हमें नजर आते हैं वैसे हकीकत में होते नहीं? इन सवालों का जवाब जानने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही सामान्य सा अनुभव शेयर करना चाहूंगी। ये एक ऐसा अनुभव है जो हम में से ज्यादातर लोगों को कभी ना कभी हुआ ही होता है। गर्मी के दिनों में दोपहर को जब हम सन ग्लासेस पहनकर बाहर निकलते हैं तो हमारी आंखों को सूरज की तेज रोशनी और गर्मी का एहसास कम होता है। हमें अपने चारों तरफ हल्का सा डार्कनेस नजर आता है, जैसे शाम का वक्त ना हो गया हो। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमने अपनी आंखों पर डार्क कलर के सनग्लासेस पहन रखे होते हैं। जैसे ही उन सनग्लासेस को उतार कर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा ब्राइटनेस हमें नजर आती है। ये कोई इल्यूजन नहीं होता है और ना ही हमारी आंखों को किसी तरह का धोखा होता है। ये हकीकत ही होती है जिसे हम अपने अनुभव और परसेप्शन के अनुसार देखने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से कई बार हमको इनसिक्योर फील करने लगते हैं और इसी वजह से हमें जिंदगी की बातें मुश्किल भरी नजर आती है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सभी हमसे खुश रहें और हम सभी को किसी न किसी तरह से खुश कर सकें। पर असल में ऐसा होता नहीं है। अपने से जुड़े सभी लोगों को हर वक्त पूरी तरह से खुश रख पाना पॉसिबल नहीं है। किसी न किसी को तो हम में से शिकायत रहेगी ही, किसी न किसी की नज़र में हम बुरे इंसान होंगे ही। ये सब इंसानों के अनुभव के आधार पर ही होता है। ऐसे में चिंता करने की जगह हमें ये समझना होगा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कोई ना कोई तो हमें डिसलाइक ज़रूर करता है। इसलिए हमें अपने अंदर दूसरों की डिसलाइक को सहने की हिम्मत लानी होगी। तभी हम खुश रह पाएंगे और तभी हमें अपने आसपास की दुनिया और लोग बहुत ही सिंपल और इजी नजर आएंगे। फिलॉसफी और साइकोलॉजी से जुड़ी इन बातों को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड किताब के लेखक इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा ने बहुत ही आसान शब्दों में हमें ये बातें बताई हैं, जिनको जानकर हमारे लिए उन बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर हमेशा खुश रहने की चाबी पा लेना बड़ा ही आसान है। तो आइए सुनते हैं द करेज टू बी डिसलाइक्ड किताब की बुक समरी, जो फेमस साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड एडलर की साइकोलॉजी पर आधारित है। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, द करेज टू बी डिसलाइक्ड बुक समरी, जिसे लिखा है आशीष दलाल ने। मैं हूँ आरजे रेणुका। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। चाइल्डहुड ट्रॉमा। बेशक बचपन के दिन बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन बचपन में सारी मौज मजा होने के साथ साथ कभी कभी कुछ ऐसी बातें या ऐसे इंसिडेंट हर किसी के साथ हो जाते हैं जिनका असर पूरी जिंदगी बना रहता है। एल्फ्रेड एडलर की साइकोलॉजी के आधार पर हम यहाँ चाइल्डहुड ट्रॉमा से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। लेखक बताते हैं कि हमारी आज जो भी पर्सनालिटी है वो हमारे बचपन के ट्रॉमा पर ही बेस्ड होती है। अगर हमें बचपन में बुरे अनुभव होते हैं तो बड़े होकर भी वो अनुभव हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद रहते हैं। यहाँ लेखक एक अनुभव शेयर करते हुए बताते हैं कि उनका एक दोस्त था जिसने खुद को अपने साथ हुए एक बहुत बुरे इंसिडेंट की वजह से घर के अंदर कैद कर लिया था। वर्षों तक वो अपने घर से बाहर नहीं निकला था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो घर के अंदर ही कैद रहना चाहता था। वो फिर से नौकरी करना चाहता था, लेकिन उसके लिए भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कहते हैं कि उनका वो दोस्त एक बहुत ही अच्छा इंसान था और वो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करने की क्षमता रखता था, पर घर के बाहर निकलकर लोगों से मिलने से उसे डर लगता था। किसी भी इंसान का इस तरह का अबनॉर्मल बिहेवियर अचानक से नहीं हो जाता है। हो सकता है लेखक के उस दोस्त के बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हों जिसे वो अनजान लोगों से मिलने से कतराने लगा हो। बच्चा जिस भी फैमिली में पला बड़ा होता है, उस फैमिली में होने वाले हर एक इंसिडेंट का असर उसके मन पर जरूर पड़ता है।
और बड़े होने पर उसका असर उसकी पर्सनालिटी पर साफ दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, जैसे अगर किसी को बचपन में बात बात पर टोका गया हो, तो बड़े होने पर उस इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। वो अपनी जिंदगी में कोई भी इनिशिएटिव लेने से घबराएगा, क्योंकि उसे अंदर से डर होगा कि इससे लोग उसे क्रिटिसाइज करेंगे। इसी तरह अगर स्कूल में टीचर्स ने किसी बच्चे को बार बार कहा हो कि तुम डफर हो और लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ोगे, तो ये बात भी बच्चे को ठेस पहुंचा सकती है। और फिर बड़े होने पर वो बच्चा एक पेसिमिस्ट यानी निराशावादी इंसान बन जाता है। तो दोस्तों, जैसे साइंस की भाषा में कहा जाता है कि हर एक इफेक्ट के पीछे कोई न कोई कारण होता है, तो ये बात हमारी जिंदगी पर भी 100% फिट बैठती है। हम अपनी जिंदगी में जो भी फैसले लेते हैं वो हमारे पास्ट के अनुभवों के आधार पर ही लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को कुछ हद तक कंट्रोल करता है। बिना कारण जिंदगी में कुछ भी नहीं होता है। लेखक यहाँ फिर से अपने उस दोस्त को याद करते हुए कहते हैं कि उनका दोस्त घर से बाहर न निकलकर अपने अंदर एक तरह से गुस्से और चिंता को तैयार कर रहा था। उसी चिंता से धीरे धीरे अंदर डर भी पैदा होता है। हमें कोई भी शारीरिक बीमारी आने से पहले हमारा मन उस बीमारी के सिम्टम से प्रभावित होता है और फिर वो हमारे शरीर में बीमार होने के लक्षण पैदा करता है। बेकार की चिंता और डर से सिर में दर्द होने लगता है, पेट में भी दर्द होता है। ये सब हमारे साथ तभी होता है जब हमें अपनी इच्छा न होने पर किसी काम को बलजबरी से करना पड़ता है। यहाँ ये बात भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हमारे साथ हमारी बचपन में हुई घटनाएं या अच्छे बुरे अनुभवों के आधार पर ही हमारे सोचने विचारने की एबिलिटी पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से डेवलप होती है। लेकिन दोस्तों, हमारी जिंदगी को कोई और डिफाइन नहीं करता है। इसे हम कैसे जीना चाहते हैं, कैसी बनाना चाहते हैं, ये सब डिसाइड करने वाले हम खुद ही होते हैं। नो डाउट पुरानी बातें मन पर प्रभाव डालती हैं, लेकिन उन सब का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि हमारे सारे डिसीजन हमारे पास्ट के अनुभवों के आधार पर ले। हम अपनी जिंदगी में वो ही बन सकते हैं या वही मुकाम हासिल कर सकते हैं जो हम सोचते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि हम जिस माहौल में रहते हैं उसी के अनुसार रिएक्ट करना भी सीख जाते हैं। वैसे हमारे साथ होने वाली कुछ घटनाओं पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है और उन घटनाओं से हमारे अंदर डेवलप होने वाले इमोशंस को भी हम थोड़े वक्त के लिए कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसा कुछ हम सभी के साथ होता है और अपने इमोशंस पर कंट्रोल न कर पाने की वजह से हम खुद ही अपनी लाइफ को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना लेते हैं। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप बहुत ही अच्छे मूड में नया शर्ट पहनकर किसी कॉफी शॉप या चाय की दुकान पर चाय पीने गए। वहां वेटर की छोटी सी गलती की वजह से अगर चाय या कॉफी आपके उस नए शर्ट पर गिर जाए, तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या तब भी आप बड़े ही अच्छे मूड में होंगे? हम में से ज्यादातर लोग हमारे साथ होने वाली ऐसी घटनाओं से इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारा सबसे पहला रिएक्शन गुस्सा करना होता है। जिस वक्त हम गुस्सा करना शुरू करते हैं, बस उसी वक्त हमारे साथ होने वाली सिचुएशन और ज्यादा डिफिकल्ट होना शुरू हो जाती है। मेरी तरह आपका भी यही सोचना हो सकता है कि किसी और की गलती की वजह से हम अपना नुकसान क्यों सहन करें। ऐसा होने पर गुस्सा आना तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। लेकिन लेखक यहाँ पर कहते हैं कि हमारे साथ होने वाली ऐसी सिचुएशन में हम अगर 5 मिनट के लिए अपने गुस्से वाले इमोशन को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा होने से गलती करने वाला इंसान जो हो चुका है, उसे भले ही सुधार ना सके, लेकिन वो शर्मिंदा होकर माफी जरूर मांगेगा और उसके माफी मांगने का भाव हमारे उस पर गुस्सा करने के बाद माफी मांगने के भाव से बहुत अलग होगा। गुस्सा न कर हम खुद की मेंटल कंडीशन को तो खराब होने से बचा सकते हैं, साथ ही संबंधों को भी अच्छी तरह से निभा सकते हैं। ऐसा करना आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो लेखक एक छोटी सी कहानी के आधार पर एक और उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि किसी घर में माँ उसकी बेटी को किस वजह से डांट रही थी, उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। उसके बोलने का टोन बहुत ही ज्यादा खराब और डरावना था। तभी फोन की रिंग बजती है और वो महिला कॉल पिक करती है। कॉल पिक करके उसके हेलो बोलने का टोन तो अभी भी बहुत खराब ही होता है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि वो कॉल उसकी बेटी की टीचर की है, तो अगले ही पल उसके बोलने का टोन बिल्कुल ही बदल जाता है और वो अपनी बेटी की टीचर से बड़ी अच्छी तरह से बातें करती है। कॉल पूरा हो जाने के बाद वो महिला बेटी को फिर से डांटने लगती है और उसके बोलने का टोन गुस्से वाला हो जाता है। दोस्तों, कई बार हम अपने इमोशंस को एक टूल की तरह यूज करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये हम पर ही डिपेंड करता है
कि हम उस इमोशन को कंट्रोल करना चाहते हैं या नहीं। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर करेज टू बी डिसलाइक्ड किताब की बुक समरी। आगे के एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोग हमें नापसंद क्यों करते हैं, लोग क्यों हमें नापसंद करते हैं। कोई इंसान अगर अपने इमोशंस और अपने पास्ट के द्वारा कंट्रोल हो रहा है तो वो कभी भी नॉर्मल लाइफ जी नहीं सकता है। इसी से लेखक ये कहते हैं कि हमें अपने इमोशंस और पास्ट में हुए अनुभवों को हम पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इमोशंस और बुरे अनुभवों को कंट्रोल करना इंसान के हाथ में है। ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है कि हमें अपनी जिंदगी से ज्यादा अच्छी और खुशनुमा जिंदगी अपने पड़ोसी की नजर आती है। हम मन ही मन चाहते हैं कि उसके पास जो कुछ भी है काश वो हमारे पास भी होता। और ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हम कहीं ना कहीं उस लेवल को जब अचीव नहीं कर पाते हैं तो हमें भी ये लगने लगता है कि हमें लोग उतना पसंद क्यों नहीं करते हैं। तब हमारे मन में ये थॉट आता है कि हमें उस इंसान जैसा बनना चाहिए ताकि लोग हमें भी उतना ज्यादा ही पसंद करने लगे। ऐसे विचार अक्सर इंसान के दिमाग में आते रहते हैं। आखिर कौन नहीं चाहेगा कि लोग उसे पसंद करें। यहाँ लेखक ये कहते हैं कि जिस पल हमारे मन में ऐसे ख्याल आते हैं तो हम खुद को दूसरों की तरह बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है जो हम अक्सर अपनी जिंदगी में करते हैं। खुद को बदलना अच्छी बात है, लेकिन किसी के मापदंड के आधार पर खुद को बदलना खुद को खो देने जैसी प्रोसेस है। ऐसा करने से हमारी जिंदगी से खुशियां दूर जाने लगती हैं। हम किस परिवार में जन्म लेते हैं ये हमारे हाथ में नहीं होता है, और ना ही हमारे हाथ में अपने आसपास के सर्कमस्टांस को बदलने के लिए जादुई छड़ी होती है। खुश रहना या न रहना केवल ये ही हमारे अपने हाथ में होता है। अगर हम अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। इंसान अपने आसपास और अपने परिवार के माहौल से ही बहुत कुछ सीखता है। इसी से उसकी अपनी एक पर्सनालिटी डेवलप होती है और इसी पर किसी भी इंसान की लाइफस्टाइल डिपेंड करती है। लाइफस्टाइल का मतलब अक्सर इस तरह से ले लिया जाता है कि कमाना, खाना, सोना और मौज करना। सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, मगर इसके बारे में गहराई से सोचे तो ये जीवन का एक ऐसा तरीका है जैसे हम खुद अपनी लाइफ को भी देखते हैं और दूसरों की लाइफ को भी। हर किसी का जीने का अपना एक अलग तरीका और अलग गोल हो सकता है। किसी एक ही इंसिडेंट को लेकर दो इंसानों का नजरिया अलग अलग हो सकता है। कोई उसी इंसिडेंट को लेकर खुश हो सकता है तो कोई दुखी। हम कैसे बाहरी घटनाओं को देखते हैं और किस तरह से वे हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारे खुश रहने या दुखी होने का कारण उसी पर डिसाइड होता है। हमारा खुश रहना या दुखी होना हमारे आसपास के वातावरण या पास्ट पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होता है। हम अपने प्रेजेंट के साथ अगर खुश नहीं रह पाते हैं तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हम में खुश रहने के लिए करेज फैक्टर कम है या नहीं है। खुश रहने के लिए करेज या हिम्मत का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें खुद को बदलने की तैयारी रखनी होती है। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि हमें करेज की कमी होती है। एक्चुअली हम जिंदगी में जो कुछ करना चाहते हैं उसे हम किसी न किसी बहाने से कल पर टाल जाते हैं। कभी हमें वक्त न मिल पाने की शिकायत होती है तो कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, कभी हमारा मूड नहीं होता। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जो हमें बदलने से रोकते हैं। अगर हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अपनी जिंदगी में हम वही होंगे जहाँ कल को थे। हम में से कई लोगों को रिजेक्शन का फेयर होता है। हम सोचते हैं कि हमने अगर ऐसा किया और किसी को बुरा लग गया तो क्या होगा, या फिर किसी काम में फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। ऐसे विचार अक्सर उन लोगों के मन में आते हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। और जो लोग खुद को ही पसंद नहीं करते हैं, खुद को पसंद नहीं करने का मतलब ये है कि वो लोग खुद जैसे हैं वैसा ही खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स बस यहीं से शुरू होती है। लेखक कहते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान हमेशा सफल नहीं होता है। उसे किसी न किसी काम में फेलियर तो मिलता ही है और वो कोई ना कोई गलती तो करता ही है। इसीलिए रिजेक्शन का डर रखना बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात कहना जितना आसान है, जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल होता है। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है वे लोग अक्सर बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। वे हमेशा यही सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। इसी कारण वे किसी के साथ भी नेचुरली व्यवहार नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग अपने आसपास एक शेल या कवच बना लेते हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे अगर लोगों से ज्यादा मिलेंगे तो हो सकता है उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़े या लोग उनको डिसलाइक करें। लो एस्टीम पर्सन को इस तरह का डर हमेशा बना रहता है। दोस्तों, पूरी दुनिया की सच्चाई ये है कि दुनिया में हर किसी को हर कोई पसंद नहीं कर सकता है।
किसी को एक इंसान अच्छा लगता है तो हो सकता है किसी और की नज़रों में वो इंसान अच्छा ना हो। और वैसे भी अगर कोई हमें नापसंद करता है तो इससे हमें नुकसान ही क्या है? लोग हमें पसंद करें या ना करें, हमें तो अपना काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। दुनिया के ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में एक लेवल से आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने से ज़्यादा लोगों की चिंता होती है। लेखक यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उनके पास काउंसलिंग के लिए एक लड़की आई थी। वो कॉलेज स्टूडेंट थी। उसे लड़के लड़कियों के ग्रुप में बात करने से डर लगता था। उसे अंदर ही अंदर ये फील होता था कि अगर उसे पसंद नहीं किया गया तो उसके लिए ये कितनी शर्म की बात होगी। उस लड़की से बातचीत करने पर लेखक ने ये जाना कि वो लड़की मन ही मन एक लड़के को चाहती थी और उसकी तरफ अट्रैक्टेड थी। वो अपने मन की फीलिंग्स उस लड़के को बताना चाहती थी, लेकिन उसे ये भी डर था कि उस लड़के ने यदि सबके सामने उसका मजाक बना दिया तो वो ये इंसल्ट सहन नहीं कर पाएगी। लेखक उस लड़की के केस के बारे में और ज्यादा बताते हुए ये कहते हैं कि उस लड़की में आत्मविश्वास की कमी थी और वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस थी। इसकी वजह से वो किसी के साथ भी नेचुरली व्यवहार नहीं कर पाती थी। लेखक ने उसे सलाह दी कि सबसे पहले उसे रिजेक्शन या किसी की नज़रों में नापसंद होने का फेयर छोड़ देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो अपने मन की बात कभी भी उस लड़के से नहीं कह पाएगी। किसी भी बात के दो पहलू होते हैं, एक हाँ और एक ना। हमें हाँ और ना दोनों ही जवाबों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर कोई हमें नापसंद करता है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं तो ऐसा करना अभी से बंद कर दीजिए। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता और सोचता भी है तो अगले ही पल भूल भी जाता है। फिर भी अगर आपको ये रिजेक्ट होने की या डिसलाइक होने की चिंता बनी रहती है तो एक बात का ध्यान रखिए कि इस समस्या का केवल एक ही सल्यूशन है और वो है इस दुनिया में किसी से कोई रिश्ता न रखकर अकेले रहना। ये इस समस्या का कोई प्रैक्टिकल सल्यूशन नहीं है। वैसे दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अकेलापन इंसान को डिप्रेशन में डाल सकता है। पर यहाँ पर अकेलेपन को लेकर लेखक कहते हैं कि अकेले होने से अकेलेपन या इग्नोरेंस की फीलिंग नहीं आती है। ये फीलिंग तो हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी हुई होती है और वहीं से आती है। मतलब हमें अकेलापन तभी महसूस होता है जब हम लोगों के बीच रहते हैं और उनसे रिजेक्शन या इग्नोरेंस फील करते हैं। इसलिए लेखक फिलोसोफर एडलर की थियोरी को अपने जीवन में अपनाते हुए कहते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से जुड़ी हुई होती हैं। बने रहें कुकू एफएम पर। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्यों आती है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स, इन्फीरियोरिटी फीलिंग और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो आप यकीनन पिछले एपिसोड में लेखक की कही बात को सुनकर ये ज़रूर कहेंगे कि इंसान किसी से रिलेशन रखे बिना अकेले जी नहीं सकता है। भले ही उस रिलेशन में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, हर कोई किसी का साथ चाहता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। हम अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे की हेल्प के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, हम जिस भी परेशानी में होते हैं या जिस बात की भी चिंता करते हैं, उसका हिस्सा केवल हम अकेले नहीं होते हैं। हमारे से जुड़े दूसरे लोग भी कहीं न कहीं उन बातों से जुड़े होते हैं। हमारी बहुत सी समस्याएं लोगों से जुड़ी हुई हमारी फीलिंग की वजह से ही पैदा होती हैं। अगर इस बात पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि अपनी लाइफ में हम कभी कभी इन्फीरियर होने की फीलिंग करते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? लेखक बताते हैं कि हर इंसान में थोड़ी बहुत जेलसी की भावना जरूर होती है। ये किसी में कम होती है तो किसी में ज्यादा। इसी के चलते जब हम अपने किसी परिचित को अपने से बहुत ज्यादा तरक्की करते हुए पाते हैं तो कभी कभी हमें उसके भाग्य पर ईर्ष्या होने लगती है। लेकिन यही बात अगर किसी अनजान इंसान से जुड़ी हो तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि इन्फीरियोरिटी फीलिंग का होना और कुछ नहीं बल्कि ये जजमेंट करना है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो दूसरों की तुलना में कुछ कम है। इसी जजमेंटल वैल्यू की वजह से हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग पैदा होती है। ये इन्फीरियोरिटी फीलिंग किसी भी तरह से हो सकती है। अगर किसी की हाइट कम है या कोई बहुत ज्यादा मोटा है तो कोई काला है। इन सब बातों की तुलना किसी और से करने पर हम धीरे धीरे ये महसूस करने लगे हैं कि हम दूसरों की तुलना में बेटर नहीं हैं, बल्कि हकीकत में ऐसा तो नहीं है। हम में वो सब क्वालिटी होती है जो दूसरों में होती है और कई बार दूसरे से कई ज्यादा होती है। लेखक आगे कहते हैं कि हमें रिजेक्शन या इग्नोरेंस के डर को दूर भगाना है तो हमें दूसरों से खुद की तुलना करना छोड़ना होगा। ऐसा करना तो पॉसिबल नहीं है ना।
तो जस्ट चिल और लोगों से बात करते रहिए, खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाइए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लेखक कहते हैं कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भले ही वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो या अपनी फील्ड में गोल्ड मेडलिस्ट, दुनिया के कमजोर से कमजोर और सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान में भी इंफीरियोरिटी फीलिंग होती है। किसी में ये ज्यादा होती है तो किसी में कम। कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो वो हेल्पलेस सिचुएशन में होता है। अपनी हर ज़रूरतों के लिए वो दूसरों पर डिपेंड होता है और जल्द से जल्द वो इस हेल्पलेस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। लेखक हेल्पलेस सिचुएशन से किसी के भी बाहर निकलने की हैबिट को सुपीरियोरिटी की तरफ 2 कदम बढ़ाना कहते हैं। इसे सरल शब्दों में खुद इम्प्रूव करने की उम्मीद भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपने पैरों पर चलने की कोशिश करता है, बोलना सीखने की कोशिश करता है और एक के बाद एक बातें सीखते हुए वो खुद को इम्प्रूव करता रहता है। यहाँ लेखक बड़े ही साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर हम इंफीरियोरिटी फील कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक वार्निंग है खुद को इम्प्रूव करने की। इसीलिए हमारे अंदर इंफीरियोरिटी फीलिंग का होना कोई बुरी बात नहीं है। हर कोई अपने आज की तुलना में कल अच्छी लाइफ जीना चाहता है। हर कोई कल और ज्यादा खुश रहना चाहता है। हर कोई तरक्की करना चाहता है। तो अगर हमारी इंफीरियोरिटी फीलिंग हमें आगे बढ़ने और कुछ सीखने के लिए फोर्स कर रही है तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई इंफीरियोरिटी फीलिंग को जानने के बाद भी आगे बढ़ने के लिए कोई स्टेप नहीं लेता है तो ये उसके लिए आगे चलकर सही में बहुत बड़ी परेशानी का कारण हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि इंफीरियोरिटी फीलिंग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से अलग है। ज्यादातर इंसान दोनों के बीच रहे अंतर को समझ नहीं पाते हैं। किसी भी चीज का कॉम्प्लेक्स होना एक एबनॉर्मल मेंटल स्टेट है जो इमोशंस और आइडियाज के साथ डील करती है। इसका इंफीरियोरिटी फीलिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। इंफीरियोरिटी फीलिंग किसी भी इंसान की ग्रोथ फैक्टर से जुड़ी हुई होती है। जैसे अगर हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो उस बात को एक्सेप्ट कर ये मान लेते हैं कि हमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की तरह अगर अपनी लाइफ में सुख सुविधाएं जुटानी हैं तो हमें उसके लिए उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसे फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी कहते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उसके लिए ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम दूसरों से कम पढ़े लिखे हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में दूसरों की तरह सफल नहीं हो सकते हैं। इसे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का होना हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि ऐसा होने से हम खुद को बदलने और आगे बढ़ने की बजाय हार मान लेते हैं। जबकि इंफीरियोरिटी फीलिंग होने से हमें जो सिचुएशन आगे बढ़ने से रोक रही होती है हम उससे लड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। किसी भी इंसान में इंफीरियोरिटी फीलिंग लंबे समय तक नहीं रह सकती है। जैसे जैसे हम फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी की वजह जानना शुरू करें, उसे दूर करने के उपाय करने लगते हैं, वो वैसे वैसे दूर होती जाती हैं। इसके लिए हमारे अंदर करेज का होना बहुत जरूरी है। लेखक बताते हैं कि जिन लोगों में करेज की कमी होती है वो लोग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। जिस तरह से कुछ लोग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं वहीं कुछ लोग सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का भी शिकार होते हैं। ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई इंसान ने अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा सफलता हासिल की है और अब अपने प्रेजेंट में वो उतना ज़्यादा सफल न हो तो अक्सर ऐसे लोग अपने पास्ट को याद कर जीने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोगों को रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में भी वो खुद को दूसरों की तुलना में कुछ स्पेशल होने की फीलिंग रखते हैं। लेकिन दूसरे लोग उनको प्रेजेंट टाइम में वो मान सम्मान नहीं दे पाते हैं जो उन्होंने पास्ट में हासिल किया होता है। इसी से उन्हें अपने पास्ट को याद कर उसी में जीना अच्छा लगता है। दोस्तों, जिस तरह से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का होना हमारे लिए हानिकारक है, उसी तरह सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। दोनों ही तरह के कॉम्प्लेक्स से हमारी सक्सेस एक जगह पर आकर रुक जाती है और वहां से हम फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जिंदगी मुश्किल नहीं है। इस दुनिया में हर इंसान अपने आप में यूनिक है। लेखक कहते हैं कि हमें कभी भी किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। कहने को ये बात बहुत ही आसान है लेकिन हकीकत तो ये होती है कि हम में से कोई भी खुद को किसी के साथ कंपेयर कभी न कभी तो करते ही हैं। इसी बात को लेकर लेखक आगे और ये कहते हैं कि जब हम एक दूसरे के साथ अपनी तुलना करते हैं तो हम खुद को और दूसरों को अच्छा या बुरा 2 कैटेगरी में डालकर परसेप्शन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अच्छे और बुरे की तुलना के साथ ही इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी की फीलिंग भी पैदा होना शुरू हो जाती है। यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी है कि भले ही दुनिया का हर इंसान अपने आप में यूनिक हो, हर किसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, लेकिन
इसी यूनिकनेस और डिफरेंस होने के साथ हर इंसान इक्वल है। लेखक की कही ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन अगर गहराई से इस बारे में सोचा जाए तो हम पाएंगे कि नॉलेज, एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर हर किसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर होता है। लेकिन हर इंसान में इस डिफरेंस को उसकी ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। हर इंसान एक बराबर ही है, लेकिन एक जैसा कभी नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी बच्चे को अपने जूते की लेस बांधने में दिक्कत हो सकती है, या किसी एडल्ट को मुश्किल सिचुएशन में सही डिसीजन लेने में परेशानी हो सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि वे किसी से इन्फीरियर हैं या कोई उनसे सुपीरियर है। इसी वजह से लेखक इस बात पर जोर देकर बार बार कहते हैं कि हर इंसान एक बराबर ही है, लेकिन एक जैसा कभी नहीं। अगर कोई इंसान लगातार किसी फील्ड में आगे बढ़ता रहता है और कोई इंसान उसी आगे बढ़ने वाले इंसान की तरह एबिलिटी और कैपेबिलिटी होने के बावजूद उस फील्ड में अपना एक्सेलेंस नहीं दे पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि पीछे रहने वाला इंसान इन्फीरियर है। हर किसी की लाइफ का उद्देश्य अलग अलग होता है, सबके सपने और वैल्यूज अलग अलग होते हैं, और उसी के अनुसार इंसान अपने जीवन की प्रायोरिटीज डिसाइड करता है। अक्सर हम इस बात को लेकर परेशान होते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। किसी खास फंक्शन में जाने से पहले हम कई बार खुद को मिरर में देखकर ये कंफर्म करते हैं कि हम ठीक तो लग रहे हैं। हकीकत तो ये है कि हम खुद को लेकर जितना कॉन्शियस रहते हैं, उतना कोई भी हमारे पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन फिर भी हर इंसान लोगों के बारे में सोचकर थोड़ा बहुत परेशान तो होता ही है। लेखक इसके पीछे का कारण बताते हुए कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं न कहीं हम अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस में कंपटीशन करते हैं। यही कारण होता है कि कई बार इंसान अपने पास सब कुछ होने के बावजूद भी खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर पाता है। अपने इंटरपर्सनल रिलेशन में कंपटीशन की बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये कंपटीशन सभी की जिंदगी में होता है। ज्यादा दूर नहीं जाते हैं और इसे एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी परिवार में जब एक ज्यादा बच्चे होते हैं तो अक्सर जाने अनजाने में खुद पेरेंट्स ही उन सिबलिंग के बीच कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। अगर दो बच्चों में से एक बच्चा ज्यादा होशियार होता है तो परिवार में उसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा करते हुए दूसरे बच्चे को इग्नोर किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिफरेंस जरूर होता है। तो किसी भी इंसान में इंफीरियोरिटी की फीलिंग और कॉम्प्लेक्स के बीच उसके बचपन में ही डालना शुरू हो जाते हैं। यहाँ लेखक हमें ये बताते हैं कि इसी वजह से हमें इंफीरियोरिटी फीलिंग और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बीच रहे डिफरेंस को समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है। एक पॉजिटिव फीलिंग है तो एक नेगेटिव, एक जिंदगी बना सकती है तो एक जिंदगी को तबाह कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने आसपास, अपने परिवार या अपने किसी रिलेशन में किसी को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हुए देख रहे हैं, तो उसके इस कॉम्प्लेक्स को फीलिंग में बदलने की एक कोशिश ज़रूर कीजिए। क्या पता हमारा एक छोटा सा प्रयास ही किसी की जिंदगी पूरी तरह से बदल दे। इस बात पर आप सोचिए। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में नई और इंटरेस्टिंग बात पावर स्ट्रगल और लाइफ टास्क्स के साथ। क्या है पावर स्ट्रगल और लाइफ टास्क्स? कई बार हमारे किसी के साथ आपसी रिश्तों में तनाव पैदा होने लगते हैं। रिश्तों में ये जो तनाव होता है वो पावर स्ट्रगल की वजह से होता है। पावर स्ट्रगल और कुछ नहीं बल्कि खुद को दूसरों की नज़र में सही साबित करने या अपने इक्का जमाने की जिद होती है। ये पावर स्ट्रगल अक्सर हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये पावर स्ट्रगल केवल अडल्ट्स में ही होता है। कई बार बच्चे भी जाने अनजाने में रिश्तों को लेकर पावर स्ट्रगल करते हैं। बच्चों की बात करें तो आपने भी ये हर बच्चे के केस में महसूस किया ही होगा कि जब बच्चों पर हम अटेंशन नहीं देते हैं तो वो हमारा ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसी हरकतें करने लगते हैं जिसे देखकर हमें कभी इरिटेशन होने लगती है। बच्चा जब हमारे न कहने पर भी अपनी वो हरकतें बंद नहीं करता है तो हमारा गुस्सा बढ़ता है और हम उस बच्चे को डांट देते हैं या मार देते हैं। यह हमारा पावर स्ट्रगल होता है। वहीं बच्चा हमारे इस पावर स्ट्रगल पर कुछ इस तरह से रिएक्शन देता है या कोई ऐसी जिद कर बैठता है जो हमें पूरी करनी ही पड़ती है। ये बच्चे का पावर स्ट्रगल कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जाने अनजाने में हर कोई एक दूसरे पर जीत हासिल करना चाहता है। हमारे आपसी रिश्तों के बीच जो तनाव या मनमुटाव पैदा होता है वो इसी पावर स्ट्रगल की वजह से होता है। इससे बचने के लिए लेखक सुझाव देते हैं कि जब भी हमें ये महसूस होने लगे कि किसी के साथ किसी बात या एक्शन को लेकर हमारे अंदर पावर स्ट्रगल पैदा हो रहा है, तो हमें उस वक्त चुप हो जाना चाहिए और कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाले के गुस्से को आग नहीं मिलेगी और हम आपसी रिश्तों की उलझन को बड़ी आसानी से सुलझा सकेंगे। दोस्तों,
जिंदगी में हम दुखी उसी वक्त होते हैं जब हमें खुश रहने की हिम्मत की कमी हो जाती है। हर किसी की जिंदगी के अपने अपने गोल होने के बावजूद सबका जीने का गोल तो एक ही होता है, और वो गोल होता है कि मैं अपने खुद के पैरों पर खड़ा होकर सोसाइटी में शांति से जी सकूं। मैं लोगों को सपोर्ट कर सकूं ताकि वक्त पड़ने पर मुझे उनका सपोर्ट मिल सके। ये हर किसी की जिंदगी का प्राइमरी और बहुत ही बेसिक गोल होता है। इस गोल को हर कोई अपनी जिंदगी में अचीव करता ही है, जैसे लेखक लाइफ टास्क का नाम देते हैं। सुनने में ये थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन लाइफ टास्क का बहुत बड़ी और गहरी साइकोलॉजी थियरी नहीं है। लेखक इसे आगे टास्क ऑफ वर्क, टास्क ऑफ फ्रेंडशिप और टास्क ऑफ लव में डिवाइड करते हुए डिस्क्राइब कर बताते हैं कि बचपन में हर बच्चा अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन उनकी ये डिपेंडेंसी फॉरएवर नहीं होती है। बड़ा होने पर हर कोई सेल्फ डिपेंड होना चाहता है और होता ही है। ये ही लाइफ का नियम होता है। सेल्फ डिपेंड होने का मतलब यहाँ केवल पैसा कमाने के लिए केवल काम करने को लेकर ही नहीं है। सेल्फ डिपेंड होना मतलब अपनी और अपने से जुड़े सभी लोगों की जिम्मेदारी को उठाने की एबिलिटी और कैपेबिलिटी डेवलप करना है। लेखक लाइफ के इस फेज को टास्क ऑफ वर्क कहते हैं। जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, लोगों से हमारे रिलेशन का दायरा भी वैसे ही बढ़ता जाता है। हम अपनी जिंदगी में खुद ऐसे दोस्त बनाते हैं जो ज़रूरत पड़ने पर हमारे काम आते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हम उनके काम आते हैं। लेखक लाइफ के इस फेज को टास्क ऑफ फ्रेंडशिप कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी लाइफ के इस फेज की सक्सेस इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती कि हमारे पास कितने दोस्त हैं। अगर हमारे पास 20 दोस्त हैं लेकिन उनके साथ हमारी कोई गहरी बॉन्डिंग नहीं है, तो ऐसी दोस्ती किसी काम की नहीं होती है। यहाँ ये बात भी उतनी ही सही है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की ज़िंदगी में कोई क्लोज फ्रेंड हो ही। कई लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, उन्हें किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे लोग अक्सर सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। ये उनके स्वभाव की कमजोरी होती है कि वे दोस्त नहीं बन पाते हैं। इसी तरह और आगे बढ़ने पर हम किसी के प्यार में पड़ते हैं या किसी को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चुनते हैं और अपनी लव लाइफ की शुरुआत करते हैं। लेखक यहाँ बताते हैं कि हम जिस इंसान के साथ खुलकर बातें कर पाते हैं, कुछ को एक्सप्रेस कर पाते हैं और उससे बिना किसी डर के अपनी हर चीज़ शेयर कर पाते हैं, तो वहाँ सच्चा प्यार पनपता है। तब जाकर हम अपनी फैमिली बनाते हैं। लेखक लाइफ के इस फेज को टास्क ऑफ लव कहते हैं। जो इंसान अपनी जिंदगी के इन टास्क को अच्छी तरह से निभाता चला जाता है, वो वक्त के साथ अपने दूसरे गोल्स और इंटरपर्सनल रिलेशंस को भी बड़ी अच्छी तरह से निभा लेता है। हमारी लाइफ के ये 3 फेज ही ये डिसाइड करते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी को कितने अच्छी तरीके से समझा, और हम किसी की नज़रों में पसंद या नापसंद होने की बात को कितनी हद तक बचा सकते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि कई बार हम अपने इस लाइफ के टास्क से बचने की कोशिश करते हैं। जब हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन में कोई गड़बड़ होना शुरू होती है, तो उसका ब्लेम हम दूसरों पर डालकर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा अक्सर मैरिज लाइफ में होता है। वर्षों तक एक साथ रहने के बाद जब कपल्स डिवोर्स ले लेते हैं, तो उसके पीछे का कारण यही होता है कि दोनों अपनी लाइफ के टास्क को ईमानदारी पूर्वक नहीं निभा रहे होते हैं। इंसान जब किसी की कमियों को देखने की शुरुआत करता है, तो उसी वक्त से वो इंसान उसे बुरा नजर आने लगता है। यहाँ लेखक पहले की बात को रिवाइज करते हुए कहते हैं कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है, और उसमें जो डिफरेंस है, अगर उसे उसके जीवन मूल्यों से जोड़कर देखने का हम परसेप्शन बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन टूटने लगते हैं। जिंदगी अगर हमारी है तो उसे अपनी तरह से जीने की आज़ादी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही है। इसीलिए लेखक फिर से करेज शब्द का इस्तेमाल करते